15 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को चिट्ठी लिखी और मिलने की इच्छा जताई। उसी शाम दोनों नेता बंबई के मालाबार हिल्स में बने जिन्ना के शानदार बंगले में मिले। मकसद था हिंदू मुस्लिम से जुड़े डिस्प्यूट्स और मसलों को सुलझाना और मुस्लिम लीग को करंट सरकार में शामिल होने के लिए राजी करना। इससे पहले 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जिस दिन नेहरू और जिन्ना की मुलाकात हो रही थी उस दिन बंबई से करीब 1900 किलोमीटर दूर बंगाल की राजधानी कोलकाता में जिन्ना के खास और उस वक्त बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी बेहद खतरनाक योजना पर काम कर रहा था। उन्होंने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका नाम बचर ऑफ बंगाल रख दिया गया। आखिर कौन है हुसैन शहीद सोहरावर्दी? क्या हुआ था बंगाल में उस दिन? क्यों इसे पाकिस्तान छोड़कर लेबनान भागना पड़ा? चलिए जानते हैं। देखिए, हुसैन सोहरावर्दी का जन्म 1892 में वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वो एक फेमस बंगाली मुस्लिम परिवार से नाता रखते थे जिनके पुरखे सूफी संतों, समाज सुधारकों और राजनेताओं में से आते थे। ये परिवार इतना अनोखा था कि इनका 900 से अधिक वर्षों का इतिहास अब तक कई किताबों में भी दर्ज है। इसलिए उनके पिता सर जाहिद सोहरावर्दी को कैलकाटा का एक विद्वान माना जाता था और वो कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। उनकी फैमिली के मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी एजुकेशन में बहुत आगे थीं। उनकी माँ खुजिस्ता बानू सोहरावर्दिया दुनिया की पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन को पास किया। इनके साथ ही वो अलग अलग लैंग्वेजेस में इतनी फ्लुएंट थी कि उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। उनकी अरबिक, पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश ऐसी दार फर्राटेदार थी कि लोगों के होश उड़ जाया करते थे। इतने टैलेंटेड होने की वजह से वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पहली उर्दू लिटरेचर एग्जामिनर बनी। इनके पूरे परिवार ने सेंट जेवियर से लेकर ब्रिटेन की फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। हुसैन का भी दिमाग काफी तेज था और उन्होंने पहले साइंस पढ़ी, फिर लॉ किया और कैलकाटा में प्रैक्टिस करने लगे। इसी बीच उनकी कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज की बेटी फातिमा से शादी भी हो गई, मगर फातिमा की 2 साल के अंदर ही मौत हो जाती है। जब ये अपनी पत्नी के जाने के गम से निकल ही रहे थे, इसी बीच इनके लड़के शहाब सोहरावर्दी जो कि महज 20 साल का था, उसकी भी मौत हो जाती है। हुसैन अब अपनी जिंदगी में अकेले हो गए थे, पर हिंदुस्तान का वो ऐसा वक्त था जो किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। हर जगह भारत को आजाद करने की मांग उठती हुई दिख रही थी और आए दिन माहौल गरमाया हुआ रहता था। इस बीच बंगाल में कई नई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही थी और तब 1923 में हुसैन सोहरावर्दी ने CR दास की स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली। जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भारत से ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए आगे आ रही थीं, वहीं ये पार्टी कांग्रेस के उलट अंग्रेजों के साथ कंधा मिलाकर संसद में बैठती थी और हर बिल पर धुआंधार बहस करती थी। पर यह पार्टी ज्यादा अपना वर्चस्व नहीं फैला पाई और दास के मरने के बाद पार्टी की धार खत्म हो गई। कुछ समय बाद हुसैन सोहरावर्दी ने 1926 में अपनी खुद की इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी बना ली और कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हो गए। आम लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए वो मजदूरों के लिए भी लड़ने लगे। इसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने लगभग 36 ट्रेड यूनियन अपने दम पर बना दी थी और इसमें मछुआरे, रिक्शा वाले, ठेके वाले सबकी अपनी अपनी यूनियन थी। अब आम लोगों के बीच उनका काफी नाम हो गया था और बंगाल में उनके काम के लिए सराहाया जा रहा था। इसलिए 1929 के काउंसिल इलेक्शन में बंगाल मुस्लिम इलेक्शन बोर्ड नाम से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी और इसके साथ ही 1937 चुनाव में यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी का गठन भी किया। इस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। उसी वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का आइडिया सबके दिमाग में डाल दिया था। राजनीतिक हालात ऐसे बन गए थे कि बहुत से लोगों को हिंदू मुस्लिम अलग अलग लगने लगे थे। इस दौरान हुसैन सोहरावर्दी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नेता के तौर पर भाग लिया और मुस्लिम्स के अलग चुनाव की बात की। फिर 1937 में चुनाव होते हैं और मुस्लिम लीग फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में सरकार बना पाते हैं। इस जीत का सबसे ज्यादा क्रेडिट हुसैन सोहरावर्दी को ही दिया गया, क्योंकि बंगाल में उस वक्त आम लोगों में उनका नाम था, जिस वजह से वो वोट पाने में सफल रहे। इस जीत का तोहफा भी उन्हें मिला और उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड लेबर दिया गया और इसके साथ ही उनके दोस्त AK फजलुल हक
बंगाल के पहले प्रधानमंत्री की गद्दी संभालते हैं। 1940 में इंडियन मुस्लिम लीडर्स लाहौर रिजोल्यूशंस को पास कर देते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की मांग की गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पाकिस्तान की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिया था। जी हाँ, इसके बाद क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक किसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक ना बनी। धीरे धीरे तय होने लगा कि अब दो देश बनने निश्चित हैं, पर यह अभी तक पॉलिटिशियंस तक ही सीमित था। जनता में इस विचार का बहुत प्रभाव नहीं था और उस वक्त ना तो सोशल मीडिया हुआ करता था और ना ही कोई टीवी। 1946 में देश में जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं और बंगाल में मुस्लिम लीग की जीत होती है। 121 रिजर्व सीट में से इनको 114 सीटें मिलती हैं। इस जीत से यह तय हो गया था कि जनता के बीच में भी दो देश का विचार फैल चुका है और इस चीज को मुस्लिम लीग ने खूब भुनाया। जब भी पाकिस्तान और दो दिलों के टूटने की बात होती तो ये लोग इस जीत का जिक्र जरूर करते थे, पर हुसैन सोहरावर्दी के कुछ अलग प्लान्स भी थे। उनको ईस्ट इंडिया में एक अलग देश बनाना था, जिसमें पूरा बंगाल, असम और बिहार के कुछ जिलों को मिलाना था और इनको ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल के नाम से कहे जाने का एक प्लान था। वो उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री थे और इस प्लान में बंगाल के हिंदू नेता शरद चंद्र बोस, किरण शंकर राय और सत्यरंजन बख्शी भी शामिल थे, पर उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसी दौरान एक घटना हुई जिसने सारे रिश्ते नाते बदल दिए। ब्रिटेन से आए कैबिनेट मिशन ने प्लान किया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट्स यानी ब्रिटेन के अंदर रखकर सत्ता ट्रांसफर कर दी जाएगी, पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ किसी भी तरह से हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। उनका कहना था कि हिंदू वाले एरिया हिंदुस्तान और मुस्लिम वाले पाकिस्तान में बांट दिए जाएं, और कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। इसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने कोलकाता में 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्शन एक्शन डे का ऐलान कर दिया। इरादा था कि अपने पाकिस्तान की इच्छा को पब्लिक के माध्यम से जग जाहिर करना। उस वक्त बंगाल में हिंदू महासभा भी मारवाड़ी व्यापारियों के साथ अपना सपोर्ट जुटा चुकी थी। बंगाल हिंदू मुस्लिम में बंट गया था। नेताओं को इस बात का अंदाजा था कि क्या हो सकता है। वायलेंस और पागलपन की रोज नई खबरें आती, पर सब इंतजार करते रहे। 15 अगस्त की शाम को मुंबई में जिन्ना और नेहरू की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। 16 अगस्त को जुम्मा था। सरकारी छुट्टी होने की वजह से आसपास के हजारों मुसलमान बड़ी तादाद में कलकत्ता शहर में दाखिल हो गए। लीग ने कहा था कि 16 अगस्त के दिन शहर में सारी दुकानें बंद रखी जाएं, लेकिन कांग्रेस ने अपने समर्थकों से दुकानें खुली रखने को कहा था। उस दिन बंगाल सूबे के प्रधानमंत्री सोहरावर्दी ने कलकत्ते के शहीद मीनार मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ को संबोधित किया। सोहरावर्दी ने अपनी समर्थकों के हुजूम से कहा था कि उन्होंने पुलिस को काबू में रखने का बंदोबस्त कर दिया है। मकसद साफ था, मैसेज क्लियर था। मुसलमानों को सीधी कार्रवाई की इजाजत दी गई। सोहरावर्दी ने इशारे में अपने समर्थकों को बेलगाम हो जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। सोहरावर्दी ने सिर्फ यही इंतजाम नहीं किया था, उन्होंने पंजाब से मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स के 1200 मुस्लिम सिपाहियों को भी बुलाकर कलकत्ता में तैनात कर दिया था। असल में कलकत्ता में उस समय 1200 पुलिस वाले थे, जिसमें से ज्यादातर हिंदू ही थे। सोहरावर्दी ने संतुलन बनाने के नाम पर मुस्लिम लीग के पंजाबी मुस्लिम सिपाहियों को कलकत्ते के 22 में से 21 थानों में तैनात किया और 16 अगस्त 1946 को शहीद मीनार मैदान में रैली के बाद खुद अपने लोगों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गए थे। 16 अगस्त को प्रदर्शन के साथ झड़प शुरू हुई और देखते ही देखते लोग एक दूसरे से भिड़ने लगे। ये 6 दिन तक चला और हजारों लोगों की मौतें हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुए इस कांड का एक नतीजा तो ये हुआ कि नेहरू और कांग्रेस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को बराबर की भागीदार बनाने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, मुस्लिम लीग ने हजारों लोगों की हत्या कराकर ये मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान पाने के लिए जिन्ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जिन्ना का ये खूनी संदेश देने वाले थे बंगाल के कसाई हुसैन शहीद सोहरावर्दी। अगर सोहरावर्दी ना होते तो शायद पाकिस्तान बनाने का जिन्ना का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। इसके बाद भारत पाकिस्तान से अलग हो जाता है और बंगाल के भी 2 बंटवारे हो जाते हैं। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो जाता है और वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट बन जाता है। जिन्ना और सोहरावर्दी का सपना तो पूरा हो गया, मगर सोहरावर्दी का यूनाइटेड बंगाल का सपना रह गया और ईस्ट पाकिस्तान में भी उनको कोई जगह नहीं दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद सोहरावर्दी को दरकिनार कर दिया जाने लगा, क्योंकि जिन्ना को डर था कि सोहरावर्दी अपने बंगाल की मांग पर ना अड़ जाए। यहाँ तक कि सोहरावर्दी को ईस्ट पाकिस्तान का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और इनकी जगह पर एक छोटे नेता नजीमुद्दीन को सत्ता दे दी गई। इसके चलते सोहरावर्दी आवामी लीग में शामिल हो गए, जो 1949 में मुस्लिम
लीग का मुकाबला करने के लिए बनाई गई पार्टी थी। सोहरावर्दी अवामी लीग के मिडिल क्लास नेता के रूप में उभरे। अवामी लीग अक्सर AK फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन करती थी। ईस्ट बंगाल में सोहरावर्दी के मुख्य शिष्य शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें सोहरावर्दी ने राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी थी। मुस्लिम लीग और अवामी लीग में एक और चीज बदल गई थी। जहां जिन्ना की मुस्लिम लीग इस्लाम लेकर चलती थी, वहीं सोहरावर्दी की अवामी लीग सेक्युलर थी। सोहरावर्दी को वेस्टर्न कल्चर से काफी लगाव था। सोहरावर्दी को साइड तो किया जा रहा था, मगर पॉलिटिक्स से हट आना बहुत मुश्किल था। 1953 में प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में उनको कानून मंत्री नियुक्त किया जाता है। उनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल किया गया। सोहरावर्दी के राजनीतिक करियर का एक मुख्य आकर्षण 1954 के पूर्वी बंगाल चुनाव के दौरान संयुक्त मोर्चा अभियान का नेतृत्व करना था, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर ही कर दिया। 1956 में पिछली सरकार को हटाने के लिए अवामी लीग ने पाकिस्तान की रिपब्लिकन पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, जिसके बाद सोहरावर्दी पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री चुने गए और 1956 के पाकिस्तान के संविधान के तहत दूसरे प्रधानमंत्री बने। अपने पद के दौरान सोहरावर्दी एक अमेरिकी समर्थक राजनेता के रूप में जाने जाते थे, मगर उनका ये टेन्योर ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया और 1957 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा के दबाव देने पर प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा। 1958 में पहली बार पाकिस्तान में तख्ता पलट देखा गया और आयूब खान ने उसी वक्त सोहरावर्दी को जेल में डाल दिया। अपने आप को आयूब खान से बचाने के लिए सोहरावर्दी को लेबनान भागना पड़ा, जहां अकेले रहते हुए 1936 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये कोई बता नहीं सकता कि किसी की जिंदगी क्या मोड़ लेगी, कोई क्या ही फैसला लेगा, पर सोहरावर्दी की तरह का आदमी हमेशा इतिहास के कटघरे में खड़ा रहता है। इतना जटिल आदमी जो अपने हर काम के साथ इतिहास मोड़ देता है और जो डरते हुए भी किसी की जान ले सकता है और कमजोर होने के बावजूद तानाशाहों को डरा सकता है। अंत में ना तो उसको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बंगाल मिल पाया और इन सब से दूर लेबनान में अकेले मरता है। तो ये थी दोस्तों बुचर ऑफ बंगाल हुसैन शहीद सोहरावर्दी की कहानी। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।